गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीनेट जारा फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही थी हमारे, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी कवर कर ली, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। मैट्रिसेस जो है वो एक बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर आप लोग चाहो तो इसको सेल्फ भी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी कोचिंग के नोट से एक बार रीड कर लेना और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना तो भी हो जाएगा। फिर भी मैं इसकी वीडियो तो बना ही रही हूँ, ठीक है। मैट्रिसेस, सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स होती क्या है? एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर या फंक्शंस का एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर एरे, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, 4, 7 ये हमने लिखा है। फिर इसके अंदर जो ये इंडिविजुअल नंबर या फंक्शंस होते हैं, इन्हें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है और ये क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो देखो ऑर्डर लिखने के लिए क्या रो और कॉलम चाहिए होती है। रो हम किसको बोलते हैं? इस वे के अंदर जो लाइंस होती हैं, यानी कि ये जो एरे बन रहा है हमारे पास में इस फॉर्म में, ये चीज़ें क्या है? रो। कॉलम इस तरीके से देखते हैं हम लोग, ये जो बन रहा है ये क्या है? कॉलम है, ठीक है। तो जब हम ऑर्डर लिखते हैं एक मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर लिखा जाता है m क्रॉस n से, ठीक है। यहाँ पर m क्या है? नंबर ऑफ रोज है। n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो जैसे A11, A12, A13 ये सब इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ए आई जे की फॉर्म में लिखते हैं इसको। कोई भी एलिमेंट हम लिखते हैं ए आई जे की फॉर्म में। आई वहाँ पर होता है कि वो कौन सी रो का है, जे वहाँ पर होता है कि वो कौन से कॉलम का है। तो जैसे कि वो ये क्या है? फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट ही कॉलम में आ रहा है, तो 1 1 हो जाएगा। इसकी बात करें तो रो तो इसकी फर्स्ट है, कॉलम इसका सेकेंड है, तो आई क्या है? रो तो 1, कॉलम क्या है? सेकेंड, तो 2, A12, ठीक है। इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो। ऑर्डर होता है m क्रॉस n, यहाँ पर रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आता है वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के वेरियस टाइप्स। तो सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे कि 2 क्रॉस 2 की ले ली, 3 क्रॉस 3 की ले ली, यहाँ पर पुट कर देना एलिमेंट्स कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर जैसे डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, यानी कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 हो, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल आर 0, ठीक है। जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स लेती हूँ मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, तो डायगोनल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसके डायगोनल ये वाले 3 होंगे, A11, A22, A33। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट होंगे ABC, और बाकी जो भी जगह बच रही है ना वो 0 है, ठीक है। इसका मतलब केवल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट से, बाकी जो ऑफ डायगोनल पॉइंट से वहाँ पर वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेशल काइंड की डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सेम होंगे, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, ठीक है। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो, ठीक है। तो स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या होगा कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। जैसे कि ये थी ना, इसमें तीनों ए हो जाए, ओके, बाकी तो 0 है ही। अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखे तो 2 2 2 हो, ठीक है। इस तरीके से यू ले लो 3 0 0 3, तो ये सब। फिर आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी हो, यानी कि 1 हो। अगर 2 क्रॉस 2 की बात करें तो 1 1 0 0, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यूनिट आइडेंटिटी मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल हम बात करते हैं,
उसके जो भी बिलो वाले हैं वो 0 है और एलिमेंट्स कहाँ पर है, केवल अपर डायगोनल के अंदर है। जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पर तो कोई एलिमेंट होंगे, आप कुछ भी लग दो 4 5 6, ठीक है। अब इसके लिए अपर ट्रायंगुलर पार्ट कौन सा है, ये वाला। बिलो ट्रायंगुलर कौन सा है, ये वाला। अपर ट्रायंगुलर है, इसका मतलब कि यहाँ पर तो एलिमेंट्स होंगे 2 3 1, कुछ भी भर दो, ठीक है। और फिर जो लोअर पार्ट है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 0, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर हम बोलते हैं क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स भर देती हूँ मैं, तो लोअर ट्रायंगुलर मतलब कि लोअर ट्रायंगल के अंदर एलिमेंट्स है और बाकी जगह 0 है, तो इधर 0 भर दो, इधर कुछ भी भर दो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी फिर, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो, ठीक है, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्या है, मैट्रिक्स विच हैव अ सिंगल रो। ओके, केवल एक ही रो होगी, जैसे कि 1 2 3, ये एक रो ही है, कॉलम है क्या, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो, कॉलम यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। रो एक ही होनी चाहिए, रो कैसे गिनते हैं, ऐसे। तो रो कितनी है, एक ही रो है हमारे पास, तो वो रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे जिसके अंदर कॉलम एक ही हो, ठीक है ना। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ओके। जैसे कि 1 2 3, कॉलम ऐसे ऐसे गिनते हैं, कॉलम कितना, एक ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो रो एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, नल का मतलब 0, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी एलिमेंट 0 हो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सभी एलिमेंट जो है वो 0 होंगे, ऑल एलिमेंट्स आर 0। जैसे कि 2 क्रॉस 2 की लिखूं तो 0 0 0, सब 0, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर अपने आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का जो स्क्वायर है वो ए के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है एक तरीके से, जिसका पीरियड 1 होता है। पीरियोडिक मैट्रिक्स मैंने बाद में लिख रखा है एक्चुअली, पहले इसको देख लो भले ही। स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई ए, ठीक है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते कि ए के प्लस 1 इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स का पीरियड क्या है, के, ठीक है, क्योंकि के प्लस 1 बार करके वापस हमको ए मिल रहा है, इसका मतलब कि पीरियड ऑफ मैट्रिक्स क्या है, के, ओके। तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी ए 1 प्लस 1 इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का पीरियड क्या है, हियर द पीरियड ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 1, ओके। नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए की पावर p 0 होता है, ठीक है। ये क्या है, वही स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके लिए लिख देती हूँ, चलो, फॉर विच ए की पावर p इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर p को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नीलपोटेंट यानी कि p की इसकी जो पावर p है वो 0 हो जाती है। जैसे अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं ए इक्वल टू 0 0 1 0, ठीक है, तो ये किस ऑर्डर की नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसका जब आप वापस ए को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हो यानी ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हो ना, तो वो 0 आ जाता है। इसका मतलब कि इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, ठीक है। तो इट इज़ अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। फिर आता है इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या फिर हम लिख सकते हैं आई, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ इन्वर्स मैट्रिक्स है। सेल्फ इन्वर्स मैट्रिक्स क्यों बोल सकते हैं,
क्योंकि इसका मतलब ए इक्वल टू ए इन्वर्स होगा न्यू भेजे तो, ठीक है। इसका मतलब ये कैसे खुद का इन्वर्स ये खुद ही होती है, तो इसको हम लोग सेल्फ इन्वर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। सम ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना मतलब क्या होता है कि इंटरचेंज द रोज और कॉलम्स, ठीक है, उनके अंदर जो रोज और कॉलम्स है उनको आपस में आप इंटरचेंज कर दीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं उसका ट्रांसपोज लेना। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए में लिख देती हूँ ABCDEF। अभी इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, m इंटू एन, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। रो कितनी इसमें देख लो, 2 रोज है तो 2 इंटू कॉलम कितने 1 2 3 3। अब अगर मेरे को ए का ट्रांसपोज लिखना है तो मुझे क्या करना है, रो को कॉलम से, कॉलम को रो से इंटरचेंज करना है। यानी ABC जो रो था वो कॉलम बन गया, और जो रो थी वो कॉलम बन गया, और ये वापस रो है इसको भी कॉलम बना लो। तो ये हो गया ए का ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 3x2, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है देखो, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हो और फिर वापस ट्रांसपोज लेते हो, यानी 2 बार ट्रांसपोज लेते तो आपको वो की वो चीज़ मिल जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ से देख लो ना, अगर आप इसका फिर से ट्रांसपोज लेते हो तो फिर से रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, तो ये ABC हो गया, इसको वापस आप रो बना दो DF, ऑब्वियसली चीज़ें, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इसके अंदर ये हो जाती है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा। दूसरी चीज़ आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि AB का ट्रांसपोज अगर वो बोल रहा है तो उसका मतलब पहले B का ट्रांसपोज फिर A का ट्रांसपोज, ठीक है। AB का ट्रांसपोज बोला है तो पहले B का लेंगे, उसके बाद में A का लेंगे, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज होगा वो, ठीक है। ऑर्डर का ध्यान रखना, इसमें पीछे से ऑर्डर स्टार्ट होता है, बस इतना सा है। उसके बाद में आता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेना है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर लेना है, दैट्स इट, ओके। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखें तो ये मैट्रिक्स है A प्लस ए ले लो, इसको A प्लस आयोटा B, और C ले लो, आयोटा D ले लो, और यहाँ पर E कुछ लिख लो, ठीक है। तो अगर हमको A का कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट को हम लोग स्टार से लिखते हैं, वो कैसे लेंगे, सिर्फ हमको यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है हर एक का। A प्लस आयोटा B, आयोटा की जगह क्या माइनस आयोटा आ जाएगा, तो इसको A माइनस आयोटा B लिख देते हैं, ठीक है। इसको भी चलो कुछ माइनस आयोटा लिख दो, ठीक है, ताकि और थोड़ा हो जाएगा। ये माइनस आयोटा भी, सी का तो सी रहेगा, आयोटा डी है तो माइनस आयोटा डी हो जाएगा, और माइनस आयोटा ई है तो माइनस का फिर से प्लस, प्लस आयोटा ई हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, ऑब्वियसली कॉन्जुगेट लेना आता है तो सिर्फ आपको उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लो, वही है कि अगर 2 बार कॉन्जुगेट लेते हो तो वापस हमको वही चीज़ मिल जाएगी। अगर आप इसको वापस लोगे तो यहाँ पर वापस प्लस, यहाँ भी प्लस, और यहाँ पर वापस, हाँ ठीक है, और यहाँ पर फिर से माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी भी उसी वे के अंदर है कि ए बी का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू बी का कॉन्जुगेट इंटू ए का कॉन्जुगेट, ठीक है। उसके बाद मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हम लोग एक तरीके से डैगर भी बोलते हैं, ठीक है। डैगर का साइन होता है ये, प्लस में थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से, ओके। तो डैगर का मतलब ट्रांसपोज लेना, कॉन्जुगेट लेना। देखो चाहे हम पहले ट्रांसपोज ले फिर कॉन्जुगेट लें, चाहे हम पहले कॉन्जुगेट लेके फिर ट्रांसपोज ले, बात एक ही होती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मेरे को ए का डैगर लिखना है ना, तो ए का ट्रांसपोज ले लूँ फिर कॉन्जुगेट ले लूँ, या फिर पहले उसका कॉन्जुगेट ले लूँ फिर ट्रांसपोज ले लूँ, एक ही बात है, बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट ऑपरेशंस, ओके। सो देयर ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ वी आर डूइंग। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसका भी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, 1 प्लस 2 आयोटा, 3 आयोटा, 2 और 2 प्लस आयोटा, ठीक है। पहले तो डेगर का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कुछ भी करो पहले, जैसे कि मैं इसका एक काम करती हूँ, ट्रांसपोज ले लेती हूँ फिर इसका कॉन्जुगेट ले लूँगी, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, रो कॉलम को इंटरचेंज, तो 1 प्लस 2 आयोटा ऐसा कैसा, ये 3 आयोटा इधर, फिर इसको इस वे में लिखना है तो 2 और 2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद में मेरे को क्या लिखना है, ये कुछ भी साइन लगा दो इनके बीच में। ए ट्रांसपोज का स्टार यानी ए डेगर, वो कितना होगा, इसका 1 माइनस 2 आयोटा, ये तो 2 ऐसा कैसा, 3 आयोटा का माइनस 3 आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा का 2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, इसका ए का डेगर हो गया, ओके।
उसके बाद देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन भी बोलते हैं, उन सब बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके लिए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होना चाहिए, ओके। इसका मतलब क्या होगा कि ये कब पॉसिबल है, जब ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई होगा। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आयत रो और जेथ कॉलम में जो एलिमेंट है अगर वो किसके इक्वल होगा, जेथ रो और आई एलिमेंट में जो आयत कॉलम के अंदर जो एलिमेंट है उसके अंदर, तो हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक है। बिकॉज हम लोग ट्रांसपोज लेते टाइम क्या करते हैं, रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो अगर वो दोनों बराबर है इसका मतलब कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद में वही मैट्रिक्स मिल रही है, तो एलिमेंट्स भी फिर उसी टाइप के होने चाहिए। देखो ए, जैसे कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे को इस तरीके से एलिमेंट्स भरने हैं कि ए आई जी इक्वल टू ए जे आई हो, तभी वो ट्रांसपोज होगा। जैसे कि ए को मैं ले लेती हूँ यहाँ पर अब डी ई, तो यहाँ पर भी मुझे डी लेना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे ई लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एफ लेती हूँ तो यहाँ पर भी मुझे एफ लेना पड़ेगा। अब आप इसका एक बार ट्रांसपोज लेके देखो तो क्या लिखोगे, इसको वापस यूँ लिखना है ए डी ई, इसको लिखना है डी बी एफ, इसको लिखना है तो ई एफ सी। बन तो गई ना, हाँ बन गई। तो देखो इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पता पड़ गया सिमेट्रिक किसको बोलते हैं। और एलिमेंट्स हम कैसे लिखते हैं, डायगोनल तो हम कुछ भी लिख लें, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ लिख रहे हैं वो यहाँ, यहाँ लिख रहे जो यहाँ, यहाँ लिख रहे जो यहाँ होना चाहिए। ये कौन सा वाला है, A12। अगर हम नोटेशन वाइज देखें तो ये कौन सा है, A21। तो वही तो बात है कि A12 A21 के बराबर होना चाहिए, A13 A31 के बराबर होना चाहिए। ये कौन सा है, A23, तो ये A32 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में देखो एक चीज आती है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम लोग मान लेते हैं कि n क्रॉस n ऑर्डर की कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसके लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हम किस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डायरेक्ट याद रख लो, अभी आप लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके लिए लिखना है। तो पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते किसको है, अगर ए का ट्रांसपोज -1 के बराबर है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग एलिमेंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ए आई जे किसके बराबर होगा, ये आई है, माइनस का ए जे आई के बराबर होगा, ओके। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर एक और चीज़ ये होती है कि उसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सभी जीरो होते हैं, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं। सभी डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो एग्जाम्पल अगर मेरे को लिखना है तो जैसे 0 0 0, यहाँ पर जैसे 1 2 3 है तो यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर होगा -2, यहाँ पर होगा -3, क्योंकि ए आई जी क्या है, माइनस ए जे आई है। तभी जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी ना ए ट्रांसपोज, तो वो इक्वल्स टू -a आ पाएगा, ओके। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो जैसे इसकी क्या प्रॉपर्टी थी, उसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था ध्यान रखने के लिए कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कितने होते हैं, n प्लस 1/2, n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ऐसे इसके अंदर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कितना जो कितना होंगे कंपोनेंट्स, n क्रॉस n ऑर्डर की हमारी यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रह जाए, एंटी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक एक ही बात है। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट जो है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स वो होते हैं n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एक और क्या चीज़ थी कि जो मैंने ये बोलता है डायगोनल एलिमेंट्स सभी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो कितने होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो हमने ये पढ़ लिया कि सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, ये पढ़ लिया स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक इनके सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको अलग से लिख दो, ए है वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकती हूँ, और साथ में प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पर ए ट्रांसपोज वाला 1 + 1 - 1 कट जाएगा और हाफ ए वापस हमको ए मिल जाएगा।
तो ऐसा लिखने का मतलब ये है कि ये जो होगा ना वो तो होगा सिमेट्रिक पार्ट, ओके, और ये वाला जो होगा वो होगा इसका एंटी सिमेट्रिक, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको हम एक सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन, उनके सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक और इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रख सकते हो कि अगर ए और बी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है, ठीक है, ये इन दोनों के बाद में कुछ पॉइंट्स लिखा रही हूँ मैं। अगर ए एंड बी ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि ए बी जो है वो भी कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। कब होगी उसकी कंडीशन देखो, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए और बी क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, ठीक है। सिर्फ ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ए बी भी सिमेट्रिक है। अगर लेकिन ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, अगर वो कम्यूट कर रहे हैं इसका मतलब कि तब ए बी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी कम्यूट, ओके। तो ये था सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। फिर जैसे हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमने अभी डैगर ऑपरेशन पढ़ा है ना। डैगर यानी क्या होता है कि ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों लेना, ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर ए का डैगर जो है वो ए के बराबर होगा, ठीक है। अगर ए डैगर ए के बराबर है तो हम उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। एलिमेंट के हिसाब से देखना चाहें तो ए आई जे इक्वल्स टू क्या होगा, ए जे आई का कॉन्जुगेट, ओके। ये तो ट्रांसपोज की वजह से ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, और कॉन्जुगेट की वजह से ये स्टार आ गया। तो अगर ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई का स्टार है तो इसका मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ए डैगर इक्वल्स टू ए की। इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स है वो कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो जैसे ए इक्वल्स टू हमारे पास में 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 है, ठीक है। इसका डैगर लेना है तो ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट ले लो। पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं फिर इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो क्या हुआ, हमको वापस ए से ए डैगर हमने निकाला तो किसके बराबर, ए के बराबर ही आ गया। इसका मतलब कि हम मैट्रिक्स कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो आइगन वैल्यूज़ होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की वो कैसी होती है, रियल होती है, ठीक है। इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, चलो डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के साथ रिलेशनशिप जो बाद में देख लेंगे। अभी देखो इसकी जो आइगन वैल्यूज होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की वो कैसे होती है, रियल होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लोग इसका ये लिख सकते हो कि आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। डिफरेंट आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं। क्वांटम पढ़ ली होगी तो उसके अंदर तो ये ऑब्वियसली पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। लिख ही देती हूँ तो भी, आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू different eigenvalues are orthogonal to each other, ठीक है ना, orthogonal to each other। एक और चीज़ आप इसके अंदर ये देख सकते हो कि कोई मोस्ट जनरल एन क्रॉस एन हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स कितने होंगे, एन, ठीक है। तो इसको अब यहीं लिख देते हैं। देखो मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स ऑफ मोस्ट जनरल एन क्रॉस एन हर्मिशियन मैट्रिक्स इक्वल्स टू एन होंगी, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्यू हर्मिशियन को हम लोग एंटी हर्मिशियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर ए का जो डैगर है वो किसके बराबर हो, माइनस ए के बराबर हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन। एलिमेंट की फॉर्म में हम लोग लिखना चाहें तो ए आई जे इक्वल्स टू वॉट, माइनस का ए जे आई कॉन्जुगेट, ठीक है। पहले में क्या था वो उसके डायरेक्ट बराबर था, ए डैगर माइनस ए के बराबर है तो एलिमेंट इसके नेगेटिव के बराबर होंगे, ठीक है। इसमें भी आप लोग कोई भी एग्जांपल लेके उसको सेटिस्फाई करा सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें हम लोग, तो इसके अंदर एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है उसके अंदर जो हर डायगोनल एलिमेंट होगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का हर डायगोनल एलिमेंट या तो 0 होगा या फिर प्योरली इमेजनरी होगा, ठीक है। क्या है इसके अंदर, ईच डायगोनल एलिमेंट इज आइदर 0, या तो 0 होगा या फिर हम बोल सकते हैं कि कैसा होगा, प्योरली इमेजनरी होगा, ठीक है।
इसके अंदर एक मोस्ट जनरल n क्रॉस n स्क्यू हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट 0, ठीक है। इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स इन अ मोस्ट जनरल n क्रॉस n मैट्रिक्स इक्वल्स टू कितने होंगे, 0, ओके। उसके बाद जैसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ए मैट्रिक्स है उसका हम सिंगुलर कब बोलेंगे, ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो 0 के बराबर हो जाता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। नॉन सिंगुलर है इसका मतलब कि नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, ओके। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। उसके बाद देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, यूनिटरी मैट्रिसेस क्या होती है, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, कोई मैट्रिक्स ए है उसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, अगर ए इंटू ए का ट्रांसपोज या फिर हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इंटू ए वो किसके बराबर हो, आई के बराबर हो रहा हो, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज वो किसके बराबर है, ए के इनवर्स के बराबर हो, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स ए कोई ए मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम लोग बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स कैसी है, वो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट इसके अंदर है कि जो इसका डिटर्मिनेंट होता है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का वो या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, +-1 इनमें से कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद में है कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो हर रो और कॉलम होता है वो एक नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि एवरी रो एंड कॉलम ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अ नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर। ये प्रॉपर्टी इसलिए पढ़नी है क्योंकि बहुत बार ऑप्शंस में ये आ जाती है, ठीक है ना, मतलब कि चूज करो कौन सी है किसकी, इस हिसाब से। थर्ड हम देख सकते हैं कि कोई भी दो रोज है, ठीक है, या कोई भी दो कॉलम है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। एनी टू रोज और या फिर एंड लिख देती हूँ, एंड एनी टू कॉलम्स of an orthogonal matrix are orthogonal to each other, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ए और बी ये दोनों ही क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ए बी एंड बी है, ये भी उस केस के अंदर क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होगी, ठीक है। अगर ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं तो ए बी और बी ए भी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होगी। इसका आप लोग कोई भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि ए हमारे पास में है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। ए का ट्रांसपोज निकाल लो, क्या बनेगा, इसको ऐसे कोस थीटा साइन थीटा, इसको ऐसे माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब आप लोग ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हमारे पास में बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1। फिर जैसे इसको इससे करोगे तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस और प्लस कैंसिल, 0 ऐसे 0 ऐसे, इसका 1, ठीक है। तो आई के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि वो मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। फिर हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो यूनिटरी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर ए डैगर इक्वल्स टू, या फिर हम लिख सकते हैं ए डैगर ए इक्वल्स टू आई होता है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है देन वी से दैट इट इज़ अ यूनिटरी मैट्रिक्स। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए डैगर किसके बराबर होगा, ए के इन्वर्स के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके डिटर्मिनेंट की हम लोग बात करते हैं, तो किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो यूनिट मॉड्यूलस का होता है, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, यूनिट मॉड्यूलस। उसके बाद वही चीज़ कि कोई भी जो रो है और कॉलम है यूनिटरी मैट्रिक्स की वो नॉर्मलाइज यूनिट वेक्टर होगी। ए और बी अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए बी और बी है वो भी क्या होगी,
यूनिटरी मैट्रिसेस होगी, ठीक है। तो जो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की 3 प्रॉपर्टी थी ना, इन्हीं के सिमिलर वे के अंदर यूनिटरी मैट्रिक्स की भी तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, हम लोग कैसे निकालते हैं। कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके लिए हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स देखते हैं। तो उस कोफैक्टर मैट्रिसेस जो हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं उसके ट्रांसपोज से हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि ए हमारे पास में हम ले लेते हैं वही जो नॉर्मल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ए अगर हमको लिखना है, एडजॉइंट ए क्या होगा, इनकी जो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स होती है C11 कोफैक्टर के अकॉर्डिंग, अब ट्रांसपोज भी लेना है तो 1 2 का आएगा यहाँ, 1 3 इस पोजीशन पे, ठीक है। ऐसे हम लोग बाकी लिख सकते हैं C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी बात करें तो देखो, एक तो ये कि एडजॉइंट ऑफ ए उसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर दें या फिर ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में कितना बनता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। इससे हमें लिख सकते हैं, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्वियसली तो एन क्रॉस एन होगा, उसका पूरा ऑर्डर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका एन है, ठीक है, एन क्रॉस एन लिख सकते हैं आप पूरा। तो उस केस के अंदर उसका डिटर्मिनेंट यानी ए का डिटर्मिनेंट अगर हमको दे रखा है कि स्मॉल एम है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, एम की पावर n-1 होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या काम में आती है। ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन की, एन क्रॉस एन ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर उसका डिटर्मिनेंट एम दे रखा है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, एम की पावर n-1 होगा, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की यानी 2 × 2 की मैट्रिक्स है ना, उसके लिए तो हम लोग एडजॉइंट ए डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, देखो, फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 जैसे कि हमको ए दे रखा है A B C D, तो इसका मतलब कि अगर हमको एडजॉइंट ए लिखना है तो हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर जो A और D है ना इनको तो आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी A की जगह D, D की जगह A कर दो, और जो बचे हुए दो इनका हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं, यानी -B और -C। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडजॉइंट वगैरह निकला। कोफैक्टर यानी जैसे इसका निकालना है तो दिस माइनस दिस, इस वे के अंदर, और ये ध्यान में रखना है कि ये खुद और पोजीशन पे है, इवन पोजीशन पे है, उसके अकॉर्डिंग, ओके। फिर इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, इन्वर्स का बस इतना सा है कि ए का इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए निकाल दो, ठीक है, और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे डिवाइड कर दो, ओके। ए इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए निकाल दे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, और हमको ये तो पता ही है कि ए इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स कितना होता है, आई होता है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होते हैं वो हम देख चुके हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, नॉन सिंगुलर यानी डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो। और नॉन सिंगुलर क्यों होनी चाहिए, यहाँ पर दिख ही रहा है नीचे नॉन 0 होगा तभी तो ये चीज़ एग्जिस्ट कर पाएगी, ठीक है। तो इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन 0 हो, यानी कि मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो मैट्रिसेस जो है ना, अगर कोई दो मैट्रिसेस हम बोलते हैं इक्वल है, इक्वल कब बोलते हैं हम, अगर एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और फर्स्ट मैट्रिक्स का जो हर एलिमेंट है उसके, जैसे कि A11 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकंड मैट्रिक्स का एलिमेंट है यानी B11 है, वो दोनों बराबर होने चाहिए। A11 B11 के बराबर होगा, A12 B12 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, सारे एलिमेंट सेम है, तो हम बोलते हैं कि वो क्या इक्वल मैट्रिसेस है, ठीक है। दो मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब वो सेम ऑर्डर की होगी, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं
तो कैसे होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, उसको मैं कोई स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, मैट्रिक्स सभी एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बेसिक चीज़ है ना, लिखवाने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब जैसे ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब ए मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो और बी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो अगर बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम में ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लिकेशन ए बी इज पॉसिबल। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें हैं जैसे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है उसको हम लोग उस मैट्रिक्स का ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लिखते कैसे उसको, ट्रेस ऑफ ऐसे। इसमें देखो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो कि ए बी का ट्रेस लो चाहे बी ए का ट्रेस लो, वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी इसके अंदर ये कि साइक्लिक प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ, उसको उधर लिख दो, बी सी ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ सी ए बी। ठीक है, इसका मतलब कि इनमें साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है। फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की बात करते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं भी, कि हम कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, इक्वेशन बनाते हैं इससे, तो इसको इधर भेज दो सिंपली, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन फर्स्ट का नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा एक्स के लिए, ठीक है, एक्स नॉन जीरो हो, उसको हम लोग आइगन वैल्यू, लेटेंट रूट या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं मैट्रिक्स ए का। और जो एक्स है जिसके लिए हमको वहाँ पर वैल्यू मिल रही है, एक्स को हम लोग आइगन वेक्टर, लेटेंट वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ए माइनस लेमडा आई अगर हम लोग सिंपली लिख रहे हैं ना, तो वो हमारे पास में मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती है। ये क्या चीज़ बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ऐसे ही इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो वो चीज़ जो बनती है वो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, और अगर इसको 0 के बराबर करते हैं तो हमको आइगन इक्वेशन मिल जाती है, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं और आइगन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स ए के लिए कैरेक्टरिस्टिक या फिर आइगन इक्वेशन। ठीक है, तो ये बेसिक है हमारे पास में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लिए। फिर है हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। तो ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ लेके काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, तो ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले देखो, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है, उसके हम लोग आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करके अगर हम उनका सम निकालते हैं, जो सम आता है आइगन वैल्यूज़ का वो उस मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, फिर दूसरा है कि जो उस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट करें, तो प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट के। ठीक है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है ट्रेस के बराबर, और जो प्रोडक्ट होता है आइगन वैल्यूज का होता है डिटर्मिनेंट के बराबर। ऐसे ही और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ए और ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज अब हमको पता है क्या होता है, तो ए और ए का जो ट्रांसपोज होता है उनकी आइगन वैल्यूज सेम होती है। इसके अंदर क्या पढ़ना है, ए और ए के ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। ओके, उसके बाद में देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसके आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है। ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी आइगन वैल्यूज क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन, जितनी भी हो। ठीक है, तो अगर हमको के ए मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई हुई है ना, इसका मतलब कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ है वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो के लैम्डा 1 के लैम्डा 2 के लैम्डा 3 एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूँ ए के इन्वर्स की आइगन वैल्यूज़ कितनी होगी, ठीक है, तो अगर ए की आइगन वैल्यूज़ ये हैं तो ए इन्वर्स की क्या हो जाएगी, फिर वो इन्वर्स के अंदर 1 बाय लैम्डा 1 1 बाय लैम्डा 2 एंड सो ऑन। अगर मैं उसकी ए की किसी पावर m के लिए लिखना चाहूँ, ठीक है, तो लैम्डा 1 की पावर m, लैम्डा 2 की पावर m एंड सो ऑन। ये समझ आना है ना, ए की आइगन वैल्यूज इतनी अगर है, तो अगर हम उस ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करते हैं, के कोई स्केलर है, तो यहाँ पर
उसके आइगन वैल्यूज़ को भी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए इन्वर्स की आइगन वैल्यू चाहिए है तो ए को इन्वर्स कर दिया तो आइगन वैल्यूज़ को भी इन्वर्स कर दो, ठीक है। और इसकी पावर चाहिए, इनकी भी पावर हो जाएगी। तो ये हम लोग को रूल लगाना होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स, इनके आइगन वैल्यूज़ कैसी होती है, रियल होती है, ठीक है। आइगन वैल्यूज़ ऑफ सिमेट्रिक की एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स की, ठीक है ना, आर कैसी होती है, रियल होती है, ओके। सिक्स्थ हम लोग देखना चाहें सिमेट्रिक हर्मिशियन की हो गई। अब स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन की लिख लेते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इनकी जो आइगन वैल्यूज होगी वो या तो जीरो होगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होगी, ठीक है। आर क्या है, या तो जीरो है या फिर वो कैसी है, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। और क्या था, ये पढ़ा था, और हमने यूनिटरी और ऑर्थोगोनल पढ़ी थी, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल, यार आई थिंक राइटिंग समझ में तो आने लायक लिखनी आ रही है। ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस जो होती है उनकी आइगन वैल्यूज कैसी होती है, आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, ठीक है। वो यूनिट मॉड्यूलस की होती है, आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, ओके। फिर है कि डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात करें, ठीक है, या फिर हम अपर या फिर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, तो इनकी जो आइगन वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है, इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वही इनकी आइगन वैल्यूज़ हो जाती हैं, इक्वल्स टू जो भी इनके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, इनके अंदर जो आइगन वैल्यूज़ है वो हम डायरेक्ट मैट्रिक्स देख के लिख सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही इनकी आइगन वैल्यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, एक तो हम लोग कर ही चुके कि कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर है तो उसके अंदर जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने हर्मिशियन में ये पॉइंट लिखा दिया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग करते हैं ना उसके अंदर एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो है वो इनवेरिएंट रहती, चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ लिख देते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इनवेरिएंट अंडर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो जैसे कि हमने ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स और दूसरी टाइप की मैट्रिसेस पढ़ी थी ना, आइडेम्पोटेंट है, उनके आइगन वैल्यूज़ की बात करें तो जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है उसके लिए आइगन वैल्यूज़ हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। सारी आइगन वैल्यू जीरो होती है, ऑल आइगन वैल्यूज़ आर जीरो, नीलपोटेंट के लिए ये हो गया। उसके बाद में जैसे हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए देखते हैं तो उसकी आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर यूनिटी यानी वन होगी, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात करें तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, जीरो और वन, या तो जीरो होगी या फिर वन होगी, ठीक है। उसके बाद में कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट्स वन है, ठीक है। कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट्स वन है, उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, n जीरो 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 सो ऑन, मतलब डिपेंडिंग ऑन मतलब जितने भी है, ठीक है ना। आइगन वैल्यूज ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू वन, सभी एलिमेंट उसके वन है, तो क्या होगा, उसका जो ऑर्डर है n, एक आइगन वैल्यू n हो जाएगी और बाकी सारी आइगन वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऐसे अगर कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है हैविंग रोज एंड कॉलम्स एस ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली आर प्लस जीरो जीरो, जैसे कि 1 1 2 3 है ना, तो हम लोग बाकी की बात करें, दूसरे की बात करें तो वो उसका स्केलर मल्टीपल हो, यानी कि सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 6 इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कोई केस बन रहा है तो वहाँ पर आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, उस मैट्रिक्स का ट्रेस, एक आइगन वैल्यू तो उसका ट्रेस हो जाएगी और बाकी सभी आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आता है केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलते हैं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। क्या बोलती है ये, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
satisfies its own characteristic equation, ठीक है। ये जो थ्योरम होती है वो केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए वैलिड होती है। दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, ओके। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कोई, जैसे कि ए मैट्रिक्स है 1 2 4 -6, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ए माइनस लेमडा ई कर लो, यहाँ पर आई यानी 1 0 0 1, तो ओनली जो डायगोनल एलिमेंट्स है उन्हीं में से लेमडा माइनस होगा, ठीक है। तो 1 माइनस लेमडा 2 4 और -6 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। इसकी इक्वेशन बना दो, दिस इंटू दिस माइनस का दिस इक्वल्स टू 0 सिंपली। तो 1 माइनस लेमडा -6 माइनस का लेमडा दिस माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा -14 इक्वल्स टू 0। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। अब क्या है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि इसके अंदर अगर मैं ए लिखूँ तो मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। तो केलर हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 आई लिख दो, वो बेटर वे है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, इक्वल टू 0। अब जैसे अगर हमको इसका मैट्रिक्स निकालना है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है ना हमको, तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 5 है कितना आ रहा है, 14 आई आ रहा है, ठीक है। पूरी को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल्स टू 14 ए इन्वर्स इंटू आई। तो यहाँ से तो ए बचा, यहाँ से ये कट गया तो 5 आई बचा, ये 14 और ये ए इन्वर्स। इसका मतलब ए इन्वर्स कितना हो जाएगा, ए प्लस 5 आई डिवाइडेड बाय 14। जैसे बता दिया मैंने इन्वर्स निकालने का भी, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप लोग ये सब चीज़ें कर सकते हो। ये थी हमारी केलर हैमिल्टन थ्योरम। देखो मैट्रिक्स को इतना टफ टॉपिक नहीं है, काफ़ी इजी है। आप लोग किसी भी कोचिंग के, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, किसी भी कोचिंग के नोट्स उठाओ, उससे सारे नोट्स को बस एक बार रीड कर लो, क्योंकि हमारे ये सब पढ़ा हुआ ही होता है, ठीक है ना, मैट्रिक्स का पूरा। फिर बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर की, तो वो सफिशिएंट हो जाएगा। अब हम मैट्रिक्स की रैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, तो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसकी रैंक हम लोग बोलेंगे, कोई नेचुरल नंबर आर है, उसको हम लोग उस मैट्रिक्स ए की रैंक बोलेंगे अगर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर आर हैविंग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। वो मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर सब मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो कम से कम एक ऐसी सब मैट्रिक्स होनी चाहिए, कितने ऑर्डर की, आर ऑर्डर की। सब मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो, आर ऑर्डर हो, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो निकल के आ जाए, ठीक है। तो वो जो मैट्रिक्स ए है उसके हम सब मैट्रिसेस देखते हैं। तो कम से कम एक ऐसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स होनी चाहिए उस मैट्रिक्स की जिसका ऑर्डर आर हो और उसका नॉन जीरो डिटर्मिनेंट हो। सेकंड चीज़ क्या है, हर स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स ए की जिसका ऑर्डर आर प्लस वन हैव जीरो डिटर्मिनेंट। वही बात हुई ना, आर जो है उसका हैविंग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट होना चाहिए, और अगर आर प्लस वन ऑर्डर का हम लोग कोई मैट्रिक्स उसमें बनाते हैं उसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, ओके। प्रॉपर्टीज़ देखें हम, तो नल मैट्रिक्स की रैंक होती है जीरो। कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसकी रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी। कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, नॉन सिंगुलर यानी उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर एन हो जाएगा। अगर दो मैट्रिसेस हैं उनकी रैंक का मतलब उनके रैंक की बात करें, ठीक है, तो रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सटेंड द रैंक ऑफ अदर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स की कुछ रैंक है, बी की कुछ रैंक है, तो उन दोनों मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करने के बाद में उनकी रैंक देखते हैं, तो उनकी जो रैंक है वो उन दोनों में से किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को एक्सेड नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो ईजी है, इसको बस थोड़ा विजुलाइज करोगे एग्जाम्पल से तो ईजी रहेगा समझने में। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड रैंक ऑफ ए इक्वल टू दिस। इस मैट्रिक्स की हमको रैंक कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना निकल के आता है, जीरो, ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हमारे पास में जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि जो रैंक है ए की
वो 3 तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये क्या 3x3 का मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं कि रैंक ऑफ ए जो है वो 3 हो जाए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके सब मैट्रिक्स की फॉर्म लेते हैं। तो अगर इसके सब मैट्रिसेस में कोई भी ऐसी मैट्रिक्स आ जाती है जो कि नॉन सिंगुलर है, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो हमारे पास में हम बोल देंगे कि उस वो उसकी रैंक हो जाएगी, ठीक है। पहले हम यही उठा लेते हैं, क्या हमने 2x2 ऑर्डर की इसकी सब मैट्रिक्स ले ली, ओके, 2 1 0 3। इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 0, यानी इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो वो नॉन जीरो है, इसका मतलब कि ये किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमको क्या करना होता है इसके अंदर कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, हमको इसे चारों हम लोग चेक करते हैं ना, तो अभी हमको इसी में से मिल गया पहली वाली का ही कि इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, रैंक क्या हो गई, 2। क्या कंडीशन थी हमारी, एक कंडीशन तो ये थी कि हम लोग जो मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, कम से कम एक ऐसी उसकी सब मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑर्डर आर की, अगर वो है और उसका नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट है, तो हमारी मैट्रिक्स का रैंक आर हो जाता है। और सभी मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर r+1 है उनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो 2 रैंक आ गई हमारे पास में, 2 + 1 यानी 3, 3 यानी कि पूरी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास में 0 आना चाहिए, तो वो हो गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, बाय बाय।